नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर, और आज जो अपना टॉपिक चल रहा है वो इससे पिछली वाली क्लास में भी चल रहा था, वह है शाहजहां। और यह शाहजहां की द्वितीय क्लास है, पार्ट सेकंड। क्लियर? इससे पहले वाली क्लास में मैंने शाहजहां का राज्यारोहण और किस प्रकार वह मुगल बादशाह बनता है और अपने ससुर महाबत खां इनके माध्यम से अपने राज्य में हुए प्रारंभिक विद्रोह को वह दबाता है, जिनमें खान जहां लोधी के विद्रोह को दबाया और किस प्रकार उसने जो अपनी नीति का संचालन किया और बुंदेलखंड के विद्रोह को भी दबाया। विद्रोह को भी दबाया। इसके बाद वह दक्षिण में गया और वहां पर उसने अपना युद्ध जारी रहा, औरंगजेब को भी भेजा, और किंतु उसे सूचना मिली कि उसकी प्रिय पत्नी मुमताज का निधन हो गया, तो वह वापस उत्तर भारत की ओर लौट आया और उसने ताजमहल का निर्माण करवाया और अपनी प्रिय बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण किया। और इसके आगे फिर उसकी जो दक्षिण की समस्या थी वो वापस उठ खड़ी हुई, और उसके विरुद्ध उसने कैसे समाधान किया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट है दक्षिण की समस्या। दक्षिण की समस्या क्लियर? इसी बीच दक्षिण की राजनीतिक दिशा परिवर्तन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अहमदनगर के मलिक अंबर का पुत्र फतेह खां राज्य निर्माता बना हुआ था। उसने अहमदनगर के सुल्तान को कैद कर लिया और उसके स्थान पर हुसैन नामक शाही वंशज को सुल्तान बना दिया। हुसैन केवल 10 वर्ष का बच्चा था। फतेह खां ने, जो मलिक अंबर का पुत्र था, फतेह खां ने मुगलों की कथा अनुसार कार्य करना बंद कर दिया। लेकिन जब शाहजहां ने रुस्तम खां के नेतृत्व में दौलत खां पर अधिकार करने के लिए सुदृढ़ सेना भेजी, तो फतेह खां भयभीत हो गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बीजापुर ने कुछ समय तक शाही सेना का सामना किया और शाहजहां को विवश होकर आसफ खां को बीजापुर का आक्रमण करने का आदेश दिया। आसफ खां उनके ससुर थे। मुगलों ने गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया और बीजापुर का घेरा डाल दिया, लेकिन अकाल से उत्पन्न खाद्य संकट के कारण आसफ खां लाचार होकर घेरा हटाना पड़ा। यानी दक्षिण में उस समय खाने के लिए घोड़ों को चारा तक नहीं था, अतः अकाल के कारण वह घेरा उठाना पड़ा और वह मिराज लौट आया। इस पर शाहजहां बहुत अप्रसन्न हुआ। उसने आसफ खां को राज दरबार में वापस बुला लिया और महाबत खां को दक्षिण का सेनानायक नियुक्त कर बीजापुर जाने के आदेश दिया। 1630-31 में 1631 में दक्षिण और गुजरात में एक विकराल अकाल का सामना करना पड़ा, जो अकाल खानदेश तक भी फैल गया। हजारों व्यक्ति भूख से मर गए। उस अकाल की दुर्दशा का वर्णन तात्कालिक इतिहासकार मिराज अमीर गजनवी ने इस प्रकार किया है। भूख के कारण हजारों व्यक्ति अपने बच्चों को खा गए। यानी इतना भयंकर अकाल पड़ा कि भूख के कारण लोग अपने बच्चों को खा गए। हड्डी का चूर्ण आटे में मिलाकर प्रयोग किया गया था। यानी हड्डियों का चूर्ण बनाकर आटे में प्रयोग लाया गया था। कुत्ते का गोश्त खाद्य सामग्री बन गए, यानी जानवरों में कुत्ते को भी नहीं छोड़ा गया। अकाल के तुरंत बाद महामारी के प्रचंड प्रकोप ने अनेक ग्राम और नगरों को उजाड़ दिया। यानी इस प्रकार की जो अकाल पड़ा तो महामारी फैल गई और कई गांव और कई नगर उजड़ गए। नगरों की गलियां मुर्दों से ठस गई, यानी इतने लोग मरे कि
जो नगरों की गलियां थी उनकी गलियों में मुर्दे पड़े हुए थे, बंद हो गई थी गलियां। अनेक व्यक्ति उत्तर भारत की ओर भाग गए। शाहजहां ने इस दारुण दुख को कम करने का प्रयत्न किया। उसने बुरहानपुर, अहमदनगर, सूरत तथा अन्य स्थानों पर भूखों को खाना खिलाने के लिए भोजनालय खोले। रुपए भी वितरण किए गए और 60 लाख रुपए की मालगुजारी माफ कर दी गई। जागीरदारों ने भी अपनी जागीर में माल गुजारी की छूट दी और जनता के कष्टों के निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाइयाँ की। यानी दक्षिण में जब महाबत खां को भेजा तो उस समय भी अकाल बहुत ज़्यादा भयंकर था। लोग अपने बच्चों को खा गए, कुत्ते को खा गए। अतः लोग उत्तर की ओर भागे, हड्डियों का चूर्ण मिलाकर आटे में आटा बनाने लगे, गूंथने लगे और उसको खाने लगे। इस वजह से महामारी फैल गई और नगर और शहर उजड़ गए, गलियां ओट गई लाशों से। अगला, पुर्तगालियों से युद्ध। पुर्तगालियों से युद्ध। पुर्तगाली बंगाल में हुगली नदी के किनारे बस गए। शाहजहां के गद्दी बैठने के समय उन्हें बंगाल में बसे हुए लगभग 100 वर्ष हो चुके थे। यानी वह बंगाल में जम चुके थे 100 वर्ष से पिछले। इसी बीच उन्होंने अपनी शक्ति में काफ़ी वृद्धि कर ली, सुदृढ़ बना लिया और हुगली को आधार बनाकर उन्होंने भारत, चीन, मलुक्का और मनीला पर अनेक स्थानों पर व्यापार प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी बस्ती में रहने वाले अनेक व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन कर ईसाई बना दिया। यानी पुर्तगालियों ने वहाँ 100 साल रह रहे थे और उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया और बहुत से लोगों को ईसाई बना दिया। अपनी बस्तियों में वह स्वतंत्र राज्य और आचरण कर रहे थे। उनमें से कुछ समुद्री डाकू बन गए थे तथा कुछ ने बंगाल की समृद्धि पूर्वी भूभागों में लूटमार प्रारंभ कर दी। वे पुर्तगाली मुस्लिम सीमा में रहने वाली शांति प्रिय प्रजा के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करते रहते थे। लेकिन फिर भी जहांगीर के समय उन्हें अपने कृत्यों का दंड न मिला। यानी जहांगीर ने इनको कोई दंड नहीं दिया, क्योंकि वह मुगल काल की जो प्रजा थी उस समय वहाँ रह रही थी, उनको खूब परेशान कर रहे थे। शाहजहां के काल के आरंभ में बंगाल के गवर्नर कासिम खान ने सूचना भेजी कि पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियों को अपनी सुरक्षा का सुदृढ़ प्रबंध कर लिया है, जहाज़ों पर कर लगा दिया है और सदगाम को नष्ट प्राय कर दिया है तथा गुलामों को बेचते लूटमार करते रहते हैं। शाहजहां तो पुर्तगालियों से पहले ही अप्रसन्न था, क्योंकि जब शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था तब उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था और न ही बादशाह बनने में उसे यथोचित उपहार भेंट किए थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा अपराध बेगम मुमताज महल के लिए लाई गई 2 दासी कन्याओं की नावों को ले भागना था। इन सब कारणों से अप्रसन्न होकर शाहजहां ने कासिम खान को इन विदेशी आतताइयों को दंड देने की आज्ञा दे दी। पुर्तगालियों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने का तात्कालिक कारण भी मिल गया, जबकि एल्फेंसो नामक एक पुर्तगाली व्यापारी ने हुगली में स्थित किसी जमीन को लौटाने की अपील बंगाल के गवर्नर से की। कासिम खान ने एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली और अनेक नावें एकत्रित कर हुगली पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण जल और थल दोनों ओर से था। आक्रमण को विफल कर दिया गया और शांति वार्ता प्रारंभ हुई। पुर्तगाली उन दासी कन्याओं को लौटाने को प्रस्तुत हो गए। उन्हें हस्तांतरित करते समय उन्हें अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न की। इस पर मुगलों की दूसरा आक्रमण करना पड़ा। इस बार पुर्तगाली बस्ती में प्रवेश पाने में वह सफल हुए। बस्ती का घेरा 5 सप्ताह तक जारी रहा, 1.25 महीने तक जारी रहा। उस समय गोलीबारी करने के लिए बहुत सी तोपें मंगवाई गई, यानी बहुत सी तोपें मंगवाकर उन पर आक्रमण किया गया। पुर्तगालियों ने विवश होकर संधि की बातचीत प्रारंभ कर दी। वे मुगलों को 2 लाख रुपए देने को तैयार हो गए, लेकिन संधि न हो सकी। इसी बीच पुर्तगालियों ने अपनी स्थिति को संकट में देख नावों में बैठकर शहर खाली कर देना ही उचित समझा। नावों में सवार होने से पहले मुगलों ने उन पर हमला कर दिया। उनके भागते भागते एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 3000 पुर्तगाली बच भागे और करीब 400 के करीब गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें अनेक इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए इनको कहा गया और इन्होंने मना कर दिया तो इन्हें कैद कर लिया। शाहजहां की पुर्तगाली नीति का समर्थन राजनीतिक दृष्टिकोण से अवश्य ही किया जा सकता है, क्योंकि पुर्तगालियों ने शाहजहां को अप्रसन्न करने के काफ़ी
कारण उत्पन्न कर दिए थे, लेकिन कैदियों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए उसके कृत्य को उसकी धर्मांधता असहिष्णुता कहकर ही पुकारेंगे। वास्तव में शाहजहाँ का यह कृत्य घृणित था। क्लियर, यानी पुर्तगालियों को भी उन्होंने नहीं बख्शा और उनके ऊपर भी खूब आक्रमण किए, क्योंकि पुर्तगालियों ने मुमताज़ महल के लिए जो 2 दासियां नाव भरकर आ रही थी उनको पकड़ लिया। जब शाहजहाँ ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, पुर्तगालियों से सहायता मांगी तो पुर्तगालियों ने सहायता नहीं की। नेक्स्ट, जब आगे बढ़कर उनको इसके कृत्य के लिए मना किया तो वो नहीं माने। उन्होंने बहुत से लोगों को ईसाई बना दिया तो शाहजहाँ नहीं माने। इसी बीच किसी ज़मीन को लेकर उनमें मनमुटाव हो गया, अतः शाहजहाँ ने उन पर आक्रमण कर उनको एक तरह से शहर खाली करवा दिया। दक्षिण की समस्या, वापस समयांतर दक्षिण में अकाल पड़ गया था उस समय, तो अब वापस दक्षिण की समस्या उठ खड़ी हुई। अब उसके निवारण के लिए शाहजहाँ को अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगानी पड़ी। समयांतर से दक्षिण की लड़ाई भी मंद गति से जारी रही। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को मुगलों के आक्रमण आत्मसमर्पण कर दिया, यानी शिवाजी के पिता शाहजी ने मुगलों को आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बदले उसे कुछ भूमि जो पहले अहमदनगर के निवासी मलिक अंबर के पुत्र फतेह खां के पास थी जागीर के रूप में दे दिया। यानी शिवाजी के पिता ने जो पहले मुगलों के साथ दिया था उन्होंने, और इस बार उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि उनसे भी लड़ाई हुई थी, और उसके बदले में अहमदनगर की कुछ जागीर उनको दे दी। क्लियर, जो फतेह खां के पास थी जागीर के रूप में दे दी। कुछ समय बाद आसफ खां के संकेत और आदेश के अनुसार फतेह खां ने अपने स्वामी निजाम शाह सुल्तान को मार डाला और उसे यह जमीन फिर प्रदान कर दी गई। यह शाहजी को बहुत बुरा लगा, यानी फतेह खां जो मलिक अंबर का पुत्र था उसने सुल्तान को मार डाला और वो आसफ खां के संकेत पर उसे मार डाला गया और वह जमीन वापस उसे दे दी गई। यह शाहजी को बहुत बुरा लगा। क्रोध उन्मुक्त हो उसने बीजापुर के सुल्तान की नौकरी कर ली। यह प्रण किया कि फतेह खां से दौलताबाद छीन कर रहेगा। फतेह खां यह सुनकर बहुत भयभीत हुआ कि उसने यह किला मुगल सेनानायक महाबत खां को देने का वचन दिया और स्वयं मुगल सेना में भर्ती हो गया। महाबत खां इस प्रस्ताव को स्वागत किया और फतेह खां की सहायता से बीजापुर की सेना को हरा दिया। लेकिन बीजापुर सेना ने सेनापति रंदौला खां ने, यद्यपि वह मारा गया, एक भारी उत्कोच देकर फतेह खां को अपनी ओर मिला लिया और मुगलों का साथ छुड़ा दिया। इस पर महाबत खां ने दौलताबाद का घेरा डाल दिया और उसने इसको 1633 ईस्वी में 3 माह के घेरे के उपरांत समस्त युद्ध सामग्री सहित हस्तगत कर लिया। महाबत खां ने निजाम शाही स्त्रियों को गढ़ छोड़ने की सुविधा दी। फतेह खां और अहमदनगर का शाह निजाम को भी केवल एक बालक ही था। दोनों को शाही दरबार में भेज दिए गए। सुल्तान का आजन्म कारावास का दंड दे ग्वालियर के किले में कैद रखा गया और फतेह खां को पेंशन देकर लाहौर रहने की आज्ञा दे दी। यानी ये दोनों थे, उनको उठाकर एक को ग्वालियर भेज दिया और एक को लाहौर भेज दिया। परंतु दौलताबाद के पतन के पश्चात भी अहमदनगर राज्य समाप्त नहीं हुआ और इस राज्य के कुछ भाग जैसे कि बालघाट का प्रदेश अब भी अहमदनगर के अफसरों के हाथ में था और यह अफसर उस सुल्तान के प्रति जिसको कि मराठा सरदार शाहजी ने हुसैन निजाम शाह के स्थान पर गद्दी पर बिठाया था, सदैव स्वामी भक्त बने रहे। वर्तमान पूना जिले के उत्तरी भाग का समस्त कोंकण प्रदेश मराठा सरदारों के अधिकार में रहा। शाहजी की अधीनता में मराठे सदैव मुगलों को तंग करते रहे। अब महाबत खां ने परिंडा पर अधिकार करने की योजना बनाई। एक दूसरी सेना शाहजी को जूनार तक पीछा हटा देने के लिए भेजी, परंतु प्रयासक प्रयत्न के उपरांत भी परिंडा पर अधिकार न हो सका। राजकुमार सुजा ने साथ, जो कि दक्षिण का नाम मात्र का सेनानायक था, बुरहानपुर लौट आया। शाहजहाँ ने महाबत खां को उसकी असफलता के लिए बहुत भला बुरा कहा। इससे दुखी होकर अक्टूबर 1634 में उसका देहांत हो गया। यानी दक्षिण में सुजा और महाबत खां दोनों थे, किंतु वह इतने अधिक सफल नहीं हो पाए। शाहजी ने जगह जगह इनको मात दी। मुगल सेनाओं के दक्षिण से वापस बुलाने का यह परिणाम हुआ कि उस प्रदेश पर फिर व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी। मराठे की लूटमार के अतिरिक्त बीजापुर दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बना रहा। इसलिए शाहजहाँ ने 1636 ईस्वी में के प्रारंभ में ही बीजापुर तथा गोलकुंडा को सदैव शांत बनाने के उद्देश्य से दक्षिण रवाना हुआ। दौलताबाद पहुंचकर उसने बीजापुर के सुल्तान के पास पत्र भेजे। इन पत्रों में सुल्तान से यह मांग की कि वह अधीनता स्वरूप प्रतिवर्ष कुछ भेंट बादशाह को दे तथा बीजापुर से बरहट्टे और अहमदनगर से उनके सहायकों को निकाल दे। बादशाह चूंकि सुल्तान ने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए
सहायकों को शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया, यानी शाहजहाँ की बात उन्होंने नहीं मानी, न मराठों को निकाला, न ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की। इससे सुल्तान बहुत भयभीत हुआ और उसने पुनः सुलह की बातचीत प्रारंभ की तथा एक नई संधि की जिसकी शर्तों ने शाहजहाँ स्वयं निश्चित की स्वीकार करने को सहमत हो गया। बीजापुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, प्रति वर्ष 20 लाख रुपए देने का वादा किया। उसने यह भी वचन दिया कि गोलकुंडा नरेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेगा तथा गोलकुंडा से संबंधित अपने झगड़ों की मध्यस्थता में सुलझाएगा। इस संधि के अनुसार अहमदनगर की सीमा निश्चित कर दी गई तथा परिंदा और कोंकण बीजापुर के अधिकार में सौंप दिए। बीजापुर नरेश ने वचन दिया कि यदि शाहजी ने जुन्ना और त्रिम्बक का निकटवर्ती प्रदेश मुगलों को न सौंपा तो शाहजी के विरुद्ध मुगल सहायता करेगा। यह संधि 1636 के मध्य और नवंबर 1656 तक बनी रही। शाहजहाँ गोलकुंडा की ओर आकृष्ट हुआ। गोलकुंडा की साथ शर्त तय करना अधिक कठिन न था क्योंकि वहाँ के सुल्तान अहमदनगर तथा बीजापुर की अपेक्षा अधिक नम्र था। इसके अतिरिक्त जब शाहजहाँ ने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था तो गोलकुंडा ने शाहजहाँ की सहायता की थी। गोलकुंडा के नए सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने भी 1631 में प्रारंभ से ही शाहजहाँ को जो कि अब खानजहाँ लोधी के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण आया था एक अमूल्य भेंट भेजी थी। गोलकुंडा ने उस समय भी जबकि महाबत खान ने बीजापुर पर हमला किया था बीजापुर सुल्तान की सहायता करने से मना कर दिया था, परंतु इन कारणों से होते हुए भी दोनों की वास्तविक मित्रता होने में कठिनाई नहीं थी। शाहजहाँ कट्टर सुन्नी था जबकि गोलकुंडा का सुल्तान पक्का शिया था और फारस के बादशाह को अपना मुखिया समझता था। इसलिए शाहजहाँ ने यह मांग पेश की कि गोलकुंडा में शिया रीति का पालन नहीं किया जाए तथा खुतबे में फारस के बादशाह का नाम हटा लिया जाए। गोलकुंडा का सुल्तान थोड़ी आनाकानी करने के बाद राजी हो गया। खुतबे में शाहजहाँ का नाम रखा गया। गोलकुंडा की सीमाएं मुगलों सेनाएं हटा ली गई। दोनों के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि की शर्तें खुतबे में से सिया धर्मशोधक शब्द हटा लिए गए जाएंगे। सिक्कों पर शाहजहाँ का नाम अंकित होगा। खुतबा शाहजहाँ के नाम से पढ़ा जाएगा। सुल्तान ने 2 लाख पूर्ण 6 लाख रुपए के लगभग होते वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया और उसने पिछला बकाया भी भुगतान करना स्वीकार कर लिया। वचन दिया कि बीजापुर ने मुगलों पर आक्रमण किया तो गोलकुंडा बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करेगा, यानी बीजापुर अगर आक्रमण करता है तो गोलकुंडा हमारी सहायता करेगा। संधि 1636 में हुई। दक्षिण की तीसरी समस्या उन मराठों का दमन करना था जिन्हें शाहजी के नेतृत्व में विस्तृत सेना शक्ति एकत्रित कर ली थी, यानी बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, पर अब शाहजी भोसले बचे थे शिवाजी के पिता, और शिवाजी के पिता ने एक अच्छी सैनिक शक्ति इकट्ठी कर ली थी। शाहजहाँ के दक्षिण आते ही खानजामा के नेतृत्व में शाहजी की मातृभूमि पर अधिकार करने तथा कोंकण से मराठों को निकालने के लिए एक सेना भेजी गई। शाहजहाँ की शाहजी भोसले की मातृभूमि अहमदनगर के दक्षिण और दक्षिणी पूरब में स्थित थी। इसके अतिरिक्त सेना का एक भाग शाइस्ता खां के नेतृत्व में से इस जिला में अधिकार करने के लिए भेजा गया। शाइस्ता खां ने अपने उद्देश्य में सफल हुआ, किंतु खानजामा जिस शाहजी के विरुद्ध भेजा गया वह अपने प्रयत्न में विफल रहा। शाहजी बीजापुर की सेना में सम्मिलित होने के लिए तैयार था और नदी को पार करना चाहता था ताकि वह खानजमा से एक और मोर्चा ले सके, ताकि इसी बीच खानजमा को शाहजी का पीछा न करने का आदेश मिला और अब मुगलों और बीजापुर के बीच संधि हो गई। उसके अनुसार खानजमा को शाहजी से जुन्नार छीनने के लिए भेजा गया। बीजापुर सरदार किसी भी प्रकार राजी नहीं हुआ। विवश हो मुगलों को जुन्नार पर हमला करना पड़ा और शाहजी के ने युद्ध के उपरांत इस किले को उस लड़के सहित जिस पर अहमदनगर का सुल्तान घोषित किया गया था मुगलों को सुपुर्द कर दिया। इस अल्पायु बादशाह को ग्वालियर के किले में कैद किया गया। शाहजी ने बीजापुर की नौकरी कर ली। इस प्रकार समय के लिए शाहजहाँ दक्षिण की समस्या को सुलझाने में सफल रहा, यानी उसने दक्षिण जाकर सारी व्यवस्थाएं स्थापित कर दी और सफल रहा। इसी बीच ये शाहजहाँ की पहली, दूसरी, तीसरी दक्षिण की समस्या थी। 3 बार वो गया, बीजापुर पर आक्रमण किया, गोलकुंडा से संधि की और इन मराठों को भी एक तरह से शांत कर दिया। किंतु अब शाहजहाँ की कांधार प्राप्ति, जो जहांगीर के समय कांधार फारस के साथ अब्बास ने ले लिया था आक्रमण करके, और शाहजहाँ को जब जहांगीर ने आदेश दिया कि आप जाइए और कांधार पर कार्रवाई करें, किंतु शाहजहाँ नहीं गया और कांधार फारस के शाह के हाथ में चला गया। अब शाहजहाँ के समय वापस उस पर कांधार की प्राप्ति के प्रयास किए। कंधार प्राप्त
इसके बारे में मैंने अभी बताया और आगे वाली क्लासों में मैंने विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया कि कंधार उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर एक मुख्य जगह थी। यहाँ से मध्य एशिया, चीन, भारत, इराक, ईरान आदि यूरोप तक यहाँ से व्यापारी अपना व्यापार संचालित करते थे। अतः यह एक महत्वपूर्ण जगह थी। इस पर जहांगीर के समय कांधार के शाह ने अधिकार कर लिया था। जहांगीर ने शाहजहाँ को आदेश दिया कि वह वहाँ जाए और उचित कार्रवाई करे, किंतु शाहजहाँ ने अपने बादशाह की गिरती हुई आर्थिक बोलते हैं ना स्वास्थ्य की वजह से वह वहाँ नहीं गया और फारस के शाह ने कांधार पर अधिकार कर लिया। अतः शाहजहाँ जब शासक बना तो उसने कांधार वापस प्राप्त करने का प्रयास किया और कैसे प्रयास किए, कैसे मिला, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। एक शताब्दी से भी अधिक काल से कांधार भारत के मुगल बादशाह और फारस के शाह के बीच लड़ाई झगड़ों का कारण बना हुआ था। यानी एक शताब्दी से भी अधिक, यानी 100 साल हो गए उस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम काल में यह दुर्ग मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहाँ स्वाभाविक रूप से इसे वापस लेने के लिए व्याकुल था। शाहजहाँ ने फारस के दूतों का भव्य स्वागत कर तथा उन्हें बड़ी बड़ी भेंट देकर फारस के शाह को अपने गुणों को प्रभावित करना चाहा। इसके अतिरिक्त उसने अपनी दक्षिण विजय और विद्रोहियों को दबाने की अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन शाह को अपनी सैनिक शक्ति से भी प्रभावित करने का प्रयास किया था। फारस का बादशाह शाह अब्बास शाहजहाँ की गद्दी पर बैठने के केवल 1 साल बाद ही मर गया। उसके बाद फारस का शाह एक अल्पवयस्क बादशाह बना, जिसका ध्यान तुर्कों के साथ युद्ध करने में लगा रहा। कांधार का गवर्नर अली मर्दान खां फारस के बादशाह से नाराज था, जो उस समय कांधार का गवर्नर था, क्योंकि फारस के मंत्री सारुतकी ने इस गवर्नर के साथ आय व्यय का विवरण मांगा था। यानी अली मर्दान खां को सारुतकी ने आय व्यय का हिसाब मांगा, इसलिए यह नाराज हो गया अली मर्दान खां। अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए उसने सैनिकों की एक टुकड़ी भी कांधार भेज दी। यानी फारस के बादशाह ने एक सैनिक टुकड़ी कांधार भेजी। इसे बचने के लिए अली मर्दान खां ने मुगल अफसरों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचने का सोचा और कांधार शाहजहाँ को सौंपने को तैयार हो गया और कांधार मुगलों को देने के लिए तैयार हो गया। 1638 में आरंभ में ही उसने अपनी सेनाएं मुगल बादशाह को सौंप दी और कांधार दुर्ग में भारतीय सेनाओं को रख लिया। शाहजहाँ का नाम भी खुतबे में पढ़ा जाने लगा। सिक्के भी शाहजहाँ के नाम के ढलवाए गए। कांधार का सूबा बिना किसी कठिनाइयों के मुगलों ने हस्तगत कर लिया। अली मर्दान खां को उचित पुरस्कार दिया गया और उसे कश्मीर का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार कांधार को बिना किसी लड़ाई के शाहजहाँ ने वापस प्राप्त कर लिया। क्लियर? इस प्रकार कांधार भी मुगल बादशाह के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अगला है अन्य छोटी मोटी विजय जो शाहजहाँ द्वारा की गई थी, वो भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जरूरी भी है। लगभग 100 वर्ष से पहले तिब्बत के सूखे प्रदेश पर ताक लगाए बैठे थे। उसे प्राप्त करने के उन्होंने कई असफल प्रयत्न किए थे। जहांगीर ने भी इस प्रदेश में सेनाएं भेजी थी, परंतु सफल न हो सका। शाहजहाँ ने भी अपनी पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर एक बार तिब्बत विजय करने का प्रयास किया। 1634 में बल्किस्तान अथवा लघु तिब्बत के शासक अब्दल के विरुद्ध उसने सेनाएं भेजी। आक्रमण का तात्कालिक कारण यह था कि अब्दल ने कश्मीर के चक्क लोगों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। अब्दल ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु कुछ कालोपरांत ही उसने बादशाह के प्रति अपनी वफादारी त्याग दी। इसलिए उसके विरुद्ध एक दूसरी सेना भेजी गई। अब्दल को युद्ध का खर्चा देना पड़ा। चक्कों के नायकों को मुगलों के हाथ सौंपना पड़ा। 1 साल बाद शाहजहाँ को सूचना मिली कि समस्त तिब्बत ने विद्रोह कर दिया है, इसलिए अन्य सेना फिर भेजनी पड़ी। तिब्बतवासी हार गए। इस प्रकार भारत की उत्तरी सीमा पर शांति स्थापित हुई, यानी तिब्बत पर अधिकार शाहजहाँ ने कर लिया। कुछ अन्य छोटी मोटी विजय भी प्राप्त की। 1637 में
अंत में बगलान का इलाका जो आजकल नासिक जिले में है जीत लिया गया। दामन का ड्यू से पुर्तगालियों को घेर डाला गया और उन्हें मजबूर होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। पंजाब में कांगड़ा में विद्रोह हुआ। जगत सिंह ने, जो कि गवर्नर था, मुगलों की अधीनता मानना अस्वीकार कर दिया था। बुंदेलखंड के नए शासक चंपत राय ने बुंदेलखंड में विद्रोह किया। उसका दमन का कार्य अब्दुल्ला खां को सौंपा गया। ओरछा और झांसी के बीच में मुगल की सेनाएं अचानक बुंदेली सरदारों को घेर लिया। ओरछा यद्यपि चंपत राय बच निकला, परंतु उसे गोद लिया हुआ लड़का पृथ्वीराज कैद कर लिया गया और ग्वालियर के किले में कैद कर रखा गया। 1642 ईस्वी में चंपत राय ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने मुगल सेवा करना स्वीकार किया। गंगा के दक्षिण तथा बुंदेलखंड के पूर्वी इलाकों पर अधिकार कर लिया। बुंदेलखंड के सरदार लक्ष्मण सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। बिहार की एक आदि जाति चेराओं ने भी पालामाहू में रहती मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अप्रैल 1643 में गोंडा और मालवा के भीलों के विद्रोही बन बैठे, वह भी दबा दिए गए। इस प्रकार शाहजहां ने, जो उसके समय थे, अमूमन सभी विद्रोह को दबा दिया। कांधार पर विजय प्राप्त कर ली, तब्बित पर विजय प्राप्त कर ली। अब शाहजहां की मध्य एशिया की नीति। मध्य एशिया की नीति। मध्य एशिया की नीति। मुगलों के दीर्घकाल में यह लालसा थी कि मध्य एशिया में ट्रांस ऑक्सियन पर, जो कि इनकी मातृभूमि मानी जाती है, किसी न किसी प्रकार अधिकार संभाले। बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर की प्राचीन राजधानी समरकंद पर अधिकार करने के अनेक प्रयत्न किए, 4-5 बार प्रयत्न किए, परंतु विफल रहा। हुमायूं भी इस प्रयत्न में असफल रहा। अकबर और जहांगीर भी यह इच्छा पूर्ण न कर सके और वे परिस्थितिवश इसके लिए प्रयत्न भी न कर सके। शाहजहां ने समरकंद पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। उस समय समरकंद अस्तरा खां के जानिदों के अधिकार में था। अस्तरा खां के जानिदों के अधिकार में था। वहां की गद्दी पर इमाम कुली राज्य करता था। यह एक महत्वाकांक्षी राजा था जिसकी लालची नजरें सदैव काबुल पर लगी रहती थी। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर इमाम कुली के भाई नजर मोहम्मद के नेतृत्व में उज़्बेकों ने काबुल पर हमला किया था, परंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। ग्रीष्म ऋतु में नजर को लौट आना पड़ा, क्योंकि सेना बहुत तीक्ष्ण ऋतु के आगे बढ़ने में तैयार नहीं थी। अगले वर्ष 1629 में नजर मोहम्मद ने काबुल पर फिर हमला किया, वामियान पर कब्जा कर लिया। उससे अधिक सफलता नहीं मिल सकी और उसे लौटना पड़ा। इन हमलों से हिंदुस्तान में मुगलों को काफ़ी क्षोभ फैल गया, लेकिन नजर मोहम्मद से क्षमा याचना कर ली और दोनों पड़ोसी रियासतों में संबंध फिर से अच्छे हो गए। 1639 में शाहजहां ने बदला लेने का विचार किया और उज़्बेकों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उनके मन में अपने पूर्वजों के स्वप्न की पूर्ति का उत्साह और हृदय कलह ने शाहजहां को स्वर्ण अवसर प्रदान किया। नजर मोहम्मद ने अपने भाई इमाम कुली, जो कि अब लगभग अंधा हो चुका था, को गद्दी से उतार दिया, लेकिन नजर मोहम्मद सर्वप्रिय नहीं था, क्योंकि उसने बहुत शीघ्र ही धार्मिक आचार्यों को अप्रसन्न करके अपना विरोधी बना लिया। दशा उस समय और बिगड़ गई जब फारिज्म अर्थात खीवा का विद्रोह हो गया। नजर मोहम्मद ने उसे दबाने के लिए लड़के अब्दुल अजीज़ को भेजा। यह घटना 1645 में हुई। अब्दुल अजीज़ ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, यानी नजर मोहम्मद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने को बुखरा का शासक घोषित कर दिया। नजर मोहम्मद को परेशान होकर बलक में जाकर शरण लेनी पड़ी। इन सब आंतरिक झगड़ों ने शाहजहां को बदला लेने और पूर्वजों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया। काबुल के गवर्नर को उज़्बेकों की कठिनाई का लाभ उठाने को कहा गया। उन्होंने एक सेना भेजी और कोहमर्द के किले पर जीत लिया, लेकिन शरद ऋतु के आरंभ में ही यह किला हाथ से निकल गया। मुगलों के इस भय की नजर मोहम्मद ने अपने लड़के से समझौता कर लिया और तय हुआ कि नजर मोहम्मद तो बलक को अपना अधिकार में रखे और बुखरा अब्दुल अजीज़ को पास रहे। नजर मोहम्मद और शाहजहां ने भी सहायता के लिए प्रार्थना की थी और शाहजहां ने अनिश्चित शब्दों में वायदा भी किया था, परंतु शाहजहां ने इस अवसर को स्वागत किया, क्योंकि इस प्रकार वह आसानी से समरकंद और बलक और बुखरा पर अपना अधिकार कर सकता था। वह काबुल गया और एक बड़ी सेना धन एकत्र किया। उज़्बेकों के विरुद्ध एक विशाल योजना बनाई। मुराद को इसके हमले का भार सौंपा, लेकिन जून के मध्य तक रवाना नहीं हुई।
जून में राजकुमार ने तारिन और कुंदज में प्रवेश किया, उन पर अधिकार कर लिया। बादशाह की यह नीति कि पहले वह बुकरा और समरकंद को लेने में नजर मोहम्मद की सहायता करे, फिर उसके साथ ही उससे छीन ले। नजर मोहम्मद शाहजहाँ की इस बात को टाल चुका था, यानी उसके मन में क्या था, नजर मोहम्मद पहले ही जान चुका था। मुगल सेना की प्रगति को रोकने की कोशिश करने लगा। दिखाने के लिए वह यहाँ तक बहाना किया कि वह अपने राज्य मुगलों को सौंपकर मक्का जाने की तैयारी कर रहा है। इस घोषणा उन चारों ओर करवा दी। मुराद की चाल समझ गया, अतः जुलाई 1646 में उसने बलख के विरुद्ध दावा बोल दिया। उसके आने पर नजर मोहम्मद भाग खड़ा हुआ और मुगलों ने बलख पर अधिकार कर लिया। उन्होंने सारे शहर को लूटमार की और खूब धन एकत्र किया। तत्पश्चात मुराद ने तिरमीज पर अधिकार किया और इसके बाद मुगल सेना ने नजर मोहम्मद को शिवारगंज में हराया। नजर मोहम्मद पहले मारू भागा, बाद में फारस चला गया, लेकिन सफलता से शाहजहाँ को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने इस खुशी में बलख के सिक्के चालू करवाकर उत्सव मनाया, लेकिन यह प्रसन्नता स्थायी न रही, क्योंकि मुराद जो हिंदुस्तान के ऐशोआराम में पला था, शीघ्र ही वहाँ की खुश्क जलवायु और बंजर प्रदेशों से ऊब उठा था। उसने यहाँ ठहरना उचित पसंद नहीं किया और पिता की प्रार्थना की कि उसे वापस बुला लिया जाए। शाहजहाँ को यह देखकर निराशा हुई, लेकिन उसने कूटनीति से काम लेना चाहा। उसने नजर मोहम्मद को एक पत्र अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखा कि उसने यह प्रकट किया कि उसका उद्देश्य तो केवल ब्रक के दुष्ट व्यक्तियों को भगाना था। उसके बाद बलख नजर मोहम्मद को सौंप दिया जाएगा। राजकुमार मुराद ने अपनी अनुभवहीनता तथा आयु के जोश में आकर आज्ञा से अधिक काम कर डाला। फारस के बादशाह शाह अब्बास द्वितीय को उसके राज्याभिषेक के लिए बधाई देते हुए उसने मुगलों के बलख हमले के समय भारत को तटस्थ रहने की प्रार्थना की, लेकिन शाही कूटनीति विफल रही। फारस का बादशाह तटस्थ न रहकर नजर मोहम्मद के शब्द जाल में फंस गया। मुराद वापस बुला लिया गया, लेकिन उसकी जगह औरंगजेब को बलख भेज दिया। फिर भी कबीलाइयों ने मुगलों के मार्ग में रोड़े अटकाए। अब्दुल अजीज एक बड़ी सेना एकत्र करके युद्ध के लिए ऑक्सस नदी पर जम गया। नजर मोहम्मद का पुत्र जो ही औरंगजेब बलख के नज़दीक आया, अब्दुल अजीज लड़ने के लिए उपस्थित हो गया। एक दूसरे उज्बेक सेना बलख पर दूसरी दिशा से आक्रमण करने के लिए रवाना हुई। औरंगजेब को घोर युद्ध करना पड़ा, जिससे अब्दुल अजीज की हार हुई, परंतु औरंगजेब के धैर्य और साहस से उज्बेकों पर बहुत प्रभाव पड़ा। राजकुमार औरंगजेब सूर्यास्त के समय लड़ाई के मैदान में ही घोड़े की पीठ पर उतरकर नमाज पढ़ने लगा। तद अनुसार अब्दुल अजीज से संधि करने का विचार आया। बुखरा को अपने भाई को सौंपने को राजी हो गया। नजर मोहम्मद ने फारस के शाह को पत्र लिखकर गद्दी छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन मुगलों की यह सफलता स्थायी सिद्ध न हुई, केवल क्षणिक रही। औरंगजेब ऑक्सस से आगे न बढ़ सका। उसके अफसर जलवायु के प्रतिकूल रहकर लड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें ट्रांसऑक्सियन का यह प्रदेश बिल्कुल नीरस प्रतीत होता था। औरंगजेब भी भारत लौटना चाहता था, क्योंकि वह अपने पिता के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था। उज्बेक लोगों जो शायद मुगलों के सेनापति और अफसरों की मनोवृत्ति को समझ चुके थे, बराबर उन्हें अत्याचार करते रहे। नजर मोहम्मद फारस से लौट आया। उसने अफगानिस्तान स्थित मुगल चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया। नजर मोहम्मद को फारस से बराबर सहायता मिली, क्योंकि फारस का शाह मुगलों से कांधार छीनना चाहता था। औरंगजेब ने विवश होकर ट्रांसऑक्सियन से लौट आना पड़ा। अफगानिस्तान की तरफ उज्बेकों के हमले का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। शाहजहाँ ने औरंगजेब को सलाह दी कि यदि नजर मोहम्मद क्षमा याचना करे तो उसे स्वीकार कर ले। नजर मोहम्मद ने अपने पोते द्वारा माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर चौकियों में पड़ी हुई मुगल सेना कुछ ढीली तथा गफीली सी हो गई, क्योंकि उसे भ्रम हो गया कि शायद नजर मोहम्मद को उसका देश वापस मिल जाए। औरंगजेब को काबुल से लौटना पड़ा और रास्ते में उस उज्बेकों ने खूब परेशान किया। फारस का शाह अब्बास अब खुल्लम खुल्ला उज्बेकों का साथ देना शुरू कर दिया। 1648 में उसने शाहजहाँ से यह मांग की कि कांधार उसे लौटा दिया जाए। उसने भी चाहा कि शाहजहाँ नजर मोहम्मद को बलख लौटा दे। शाह अपनी कूटनीति को बलपूर्वक सफल बनाने के लिए खुरासान की ओर रवाना हुआ और खुरासान का घेरा डाला, परंतु मुगल पहले ही बचे हुए बलख के हिस्से को खाली कर चुके थे। इस प्रकार ये जो मध्य एशिया की नीति थी, ये निरंतर युद्धों में व्यस्त रही। शाहजहाँ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। उसका फरगना और वहाँ पर अधिकार नहीं रहा। वो कुछ समय के लिए था, और क्योंकि फारस का शाह उनकी लगातार मदद कर रहा था, नजर मोहम्मद लगातार इन पर हमले कर रहा था और उसका बेटा भी इस चीज़ में आगे था। और वही मुग़ल बादशाह के जो शुजा, मुराद और औरंगजेब जो बार बार वहाँ पर गए थे, वो भी वापस लौटना चाहते थे, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु थी
वो उनके अनुकूल नहीं थी, वहाँ शुष्क और नीरस जलवायु थी, अतः वह वापस लौटना चाहते थे। अतः शाहजहाँ ने भी उनको कहा अगर नजर मोहम्मद संधि करना चाहे तो संधि कर ले, किंतु अधिक समय तक औरंगजेब वहाँ नहीं रुका और वहीं फारस का खुल्लम खुल्ला उज़्बेकों को सहायता दे रहा था। इस प्रकार बलख से वापस मुगल सेना लौट आई। इस अध्याय में हमने शाहजहाँ की दक्षिण समस्या, पुर्तगाली युद्ध, कांधार प्राप्ति, दक्षिण समस्या और मध्य एशिया की नीति का विस्तृत विवरण मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो शाहजहाँ की क्लास है उसमें आगे शाहजहाँ को और पढ़ेंगे। आप इस क्लास को कंटिन्यू बनाए रखें और शाहजहाँ के बारे में जो मैंने बताया है उसको ध्यान से सुने ताकि आपके आने वाले एग्जाम में यह आपको फ़ायदा पहुँचाए। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।